नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैन एंड ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम यहाँ पे जो चार लोग खड़े हैं आपके पीछे, मतलब मैं सामने, ये चार मेरे साथ खड़े हैं। हम लोग आपके साथ तैयारी करवा रहे हैं आपकी किस एग्जाम की, एनटीएससी की, जहां पे हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि आपका साथ होगा, लाइक टुगेदर वी कैन विन। हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपको पढ़ाई करवाएंगे, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो पक्का इस एग्जाम का निकलना आपकी गारंटी है, इसमें कोई शंका नहीं रहेगी। तो इसी पूरी हमारी जो प्रथा है और हमारा जो मन है कि हमें आपको तैयारी करवानी है, उसी सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हम पढ़ेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑन अर्थमेटिक की डीपीक्यू शीट 8 के समाधान। डीपीक्यू शीट आपको पता है एक छोटा सा होमवर्क टाइप का होता है जो आपको करना होता है। डीपीक्यू शीट क्रमांक 7 तक हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा चुके हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि प्रॉब्लम तो कोई भी दे देता है लेकिन जीवन में सॉल्यूशन की थोड़ी कमी रहती है, तो सॉल्यूशंस अगर प्रोवाइड करा देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो वही हमारा अप्रोच है कि आपको सारे शीटों के जो भी क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं उसका सॉल्यूशन आपको हम ही प्रोवाइड करवाएं, ताकि आपको 10 जगह भटकना ना पड़े हर एक सवाल के लिए। केवल इस सेशन को देखना है और अपना सारे डाउट्स को क्लियर करना है। हाँ, एक चीज जो मैं आपसे कहूंगा, निवेदन करूंगा, अगर आपने डीपीक्यू शीट क्रमांक 8 को सॉल्व नहीं किया है अब तक और आप सीधा मेरे साथ रूबरू हो रहे हैं, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, यहां पे थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सेशन को पॉज कीजिए एंड जाइए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको शीट मिल जाएगी, वहीं से डाउनलोड कीजिए, आधा घंटा दीजिए खुद को, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। यदि सॉल्व नहीं होंगे तो हम बैठे हैं, लेकिन अगर सॉल्व कर पाते हैं आप तो बहुत ही अच्छा होगा ये आपके लिए और हमारे लिए। तो ज्यादा समय हम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज टुगेदर वी हैव टू विन एंड इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। समय से हमारी जंग है, क्योंकि समय कम है और चीजें करने को ज्यादा है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं डीपीक्यू शीट 8। आपको यहाँ पे पेन चलता हुआ दिख गया होगा। चलिए, सवाल क्रमांक 1 क्या बोल रहा है आपसे, ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, ए और बी दो दोस्त हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उनका इन्वेस्टमेंट कितना है, 3:2 के रेशियो में है। ठीक है, अब इफ 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, अगर इन्होंने तय करके रखा है कि भैया हर साल जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से सबसे पहले 5% हम निकाल लेंगे, किसके लिए, चैरिटी के लिए, तो ए का शेयर कितना बच रहा है, 855 बच रहा है। आपको बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ये आपको तय करके बताना है। 4 ऑप्शन दिए, हमें कोई एक पता करना है, कैसे निकालेंगे कहां से हमारी कहानी शुरू होगी। सर कहानी शुरू होगी ए से। ठीक है, ए का शेयर कितना है, सर ए का शेयर है मॉनेटरी वैल्यू में, तो ए का शेयर मॉनेटरी वैल्यू में है 855 रुपए, और ए का शेयर रेशियो के हिसाब से होगा, ए का शेयर रेशियो के हिसाब से होगा कितना, सर टोटल हो जाएगा यहां पे इस रेशियो के हिसाब से ए का शेयर 3/5। कितना होगा ए का शेयर, 3/5। मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट आफ्टर चैरिटी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर चैरिटी जो भी था, मान लो हमने मान लिया एक्स था प्रॉफिट आफ्टर चैरिटी, तो उसका 3/5 करने पे, उसका 3/5 करने पे कितना आना चाहिए, 855 आना चाहिए। क्या आपको ये समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई देखो, प्रॉफिट टोटल थे, उसमें से 5% गया चैरिटी के लिए। हमें टोटल प्रॉफिट नहीं पता तो हम चैरिटी का हिस्सा भी नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें यह पता है कि प्रॉफिट के बाद जो, चैरिटी के बाद जो प्रॉफिट बचा जो कि एक्स है, उसका 3/5वां हिस्सा। अब ये 3/5 कहां से आया, सर जब बिजनेस स्टार्ट किया तो 3:2 का इन्वेस्टमेंट था, तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट भी इसी रेशियो में शेयर होंगे। मतलब 5 हिस्से में से 3 हिस्से किसके पास, ए के पास, 2 हिस्से बी के पास। चलिए, तो इसका यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड करने का यहां प्रयास कर रहे हैं। तो 855 इंटू 5/3, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर कितना आएगा, आपको कुछ ज्ञात है? सर मेरे हिसाब से कैलकुलेट करने पे जब आप इसको कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6, कितना होगा, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। 285 इंटू 5 करना है, 5 5 25, 5 यहाँ 2 ऊपर, 8 5 जा 40, 0 यहाँ 4 ऊपर, 5 2 जा 10, 1 4, तो 1425 रुपए कुल मिला के बचे। ठीक है, मतलब ये कहां से आया, ये हमने निकाला प्रॉफिट
आफ्टर चैरिटी, प्रॉफिट आफ्टर चैरिटी मतलब चैरिटी करने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ। तो चैरिटी करने के बाद 1425 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, ये 1425 प्रॉफिट है, लेकिन ये किसके बाद है, चैरिटी के बाद है। अब हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट। हमारा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं ये आंसर आते ही तुरंत मार्क कर दिया। अब ये प्रॉफिट आया कैसे, तो सर टोटल जो भी प्रॉफिट थे उसका 5% आपने किया माइनस, तो आपको मिल गए 1425 रुपए बांटने के लिए, क्योंकि भाई 5% आपने कहां दे दिए, आपने चैरिटी में दे दिए। तो अगर टोटल प्रॉफिट को आप ए मान रहे हैं तो उसका 5% आपको माइनस करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ था। तो ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिलने की पूरी संभावना है। यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 19a/20 इज इक्वल टू 1425। ये कहां से आया सर, 20a यहां जाएगा, माइनस a करेंगे तो आ जाएगा 19a/20। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा सर, हमें मिलेगा a की वैल्यू एज 1425, कितना 1425 डिवाइड बाय 19 इंटू 20, क्योंकि नीचे का 20 है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे 19 है, वो ऊपर 19 है जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा। अब आप 19 और 1425 को जब सॉल्व करेंगे, जहां तक मुझे ज्ञात है इनके बीच में कैंसिलेशन हो सकता है। आई थिंक 19 के टेबल में आता है ये 1425, और इसमें आप जब सॉल्व करेंगे आपको a की वैल्यू मिलेगी 1500। आई थिंक 19 इंटू कितना करना पड़ेगा, शायद 75 करना पड़ेगा। 19 इंटू 75 करो, कितना आएगा सर, 7535, 5 यहाँ 3 ऊपर, ठीक है। उसके अलावा फिर कितना होगा सर, यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5 और 3 हो जाएगा यहाँ पे 8 85, ठीक है। 7 9 जा 63, 9 5 जा 45, 4 ऊपर है, सॉरी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45, 4 ऊपर, यहाँ पे 9, 7 9 जा 63, 9 यहाँ 6 ऊपर, 7 7 और 6 कितना हो जाएगा, 7 6 13। जी हाँ बिल्कुल, देखिए 5 9 और 3 12, 3 और 1 4, 1425। तो 75 इंटू 20 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1500। तो आपके एक्चुअल प्रॉफिट थे 1500, जिसका 5% मतलब 75 रुपए आपने किसमें दिए, चैरिटी में दिए। तो आपके पास बचे 1425 रुपए, जो ए और बी में किस रेशियो में बटे, 3:2 के रेशियो में, जहां पे 3:2 के रेशियो में जब आप बांटेंगे तो ए के पास 855 रुपए आएंगे। तो हमने कहानी पूरी उल्टी शुरू की, पहले ए का शेयर दिया था, वहां से हमने प्रॉफिट निकाले चैरिटी के बाद वाले, फिर वहां से हमने निकाला टोटल प्रॉफिट कितना होगा। सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे, कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो आपको आसानी से आपके उत्तर मिल जाएंगे। एक बार कंप्यूटर जी से आग्रह करते हैं हमारा जवाब वेरीफाई कर दे, उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन बी, हमारा भी आ रहा है ऑप्शन बी, हमने सही तरीके सॉल्व किया है। एक चीज जो ध्यान रखनी है, जैसे 1425 हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे बीच में, लेकिन वो फाइनल आंसर नहीं है, तो उसको मार्क करने की गलती ना करें। चलिए स्क्रीन क्लियर, और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, the difference between simple interest and compound interest annually on a certain sum of money for 2 years is 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ 1 रुपए का, ठीक है। तो आपको यही बताना है कि कितना होगा। अब देखो यहाँ पे ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जहां पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करने पे 1 आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे सर, जो भी अमाउंट था जिसको हम यहाँ पे P मान रहे हैं, तो वहां पे आएगा 1 + 4/100 होल पावर 2, ठीक है। फिर यहां पे आएगा -P, क्योंकि आपको प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा, तब तो आपको केवल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, तब तो आपको केवल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। और माइनस करना है SI कैसे निकालते हो सर, P × R × T/100 करने पे हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो P × R × T/100, इन दोनों को माइनस करने पे आपका आंसर आ रहा है कितना, 1 रुपीज आ रहा है। चलिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यहां पे आपको मिलेगा, आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं, तो 104/100 का स्क्वायर माइनस P, माइनस यहां पे हो जाएगा 4 2 जा 8P/100 इक्वल्स टू 1। चलिए ये हो जाएगा 104 स्क्वायर, तो 104 × 104 × P
अपॉन 100 इंटू 100। आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। माइनस यहां पे हो जाएगा p माइनस 8p, लेकिन यहां पे सब जगह पे अब आप लगाएंगे डिनोमिनेटर, क्योंकि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 104 इंटू 104 करेंगे तो कितना आएगा सर? 104 इंटू 104 करेंगे तो 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 10,000, 100 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और यहां पे हो जाएगा कितना? 4 2 जा 8, तो हो जाएगा यहां पे 800, तो ये हो जाएगा 10816, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। क्या किया आपने? हमने सिर्फ इतना किया कि प्रभु आपने यहां पे 104 का स्क्वायर निकालने के लिए 100 प्लस 4 का स्क्वायर किया, जो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 10,000, b स्क्वायर मतलब 4, c स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 2ab होता है, तो 2 इंटू 4 इंटू 100 मतलब 800 हो जाएगा। तो यहां पे आपको मिल रहा है 10816, जिसमें से माइनस हो जाएगा, यहां पे एलसीएम लेंगे आप तो 10,000 यहां माइनस हो जाएगा, और माइनस 8 तो यहां पे 100 हो जाएगा 800p, और एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? आपका एलसीएम हो जाएगा 1 2 3 4 10,000, ठीक है। ये 10,000p यहां पे भी होगा क्योंकि आपने एलसीएम लिया है। अब जब आप सॉल्व करेंगे इन सबको माइनस करने पे आपके पास कुल मिला के बचेगा 16p अपॉन 10,000 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो p की वैल्यू होगी 10,000 डिवाइड बाय 16, और 10,000 को जब आप 16 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 625। आपको कैसे पता? देखो दो तरीके, या तो एक्चुअली डिवाइड करके देख लो, या फिर आप इस 1000 को क्या कर सकते हो? 10,000 को भाई 100 इंटू 100 लिख दो, नीचे 16 को लिख दो 4 इंटू 4। अब ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहां 25 और यहां भी 25, तो 25 का स्क्वायर करते तो आंसर कितना आता है? 625 आता है। तो यहां पे ऑप्शन ए हमारा आंसर हो सकता है। सिंपल बेसिक कैलकुलेशन, कोई ज्यादा यहां पे दिमाग लगाने की या फिर लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं थी, हमें केवल सिंपल बेसिक कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकालना था, और वही करके हमने अपना आंसर निकाला। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए कंप्यूटर जी का भी सही है, तो हमारा और कंप्यूटर जी का जवाब एकदम सही आ रहा है। हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की ओर, ठीक है। A man purchases 2 clocks A and B at a cost of 650, ठीक है। 2 क्लॉक लिए, कौन सी? A और B, दोनों को कितने में खरीदा? 650 रुपए में। He sells A at with 20% profit, तो उनको एक घड़ी बेचने पे, जो A वाली घड़ी है उसको बेचने पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। वेरी गुड। एंड B at a loss of 25%, तो एक घड़ी पे हुआ प्रॉफिट, दूसरे पे हुआ लॉस, लेकिन एक पे 20% प्रॉफिट, दूसरे पे 25% लॉस। एंड गेट्स द सेम प्राइस फॉर बोथ द क्लॉक्स, मतलब जितने में ए बिकी, जिसपे उनको 20% का प्रॉफिट हुआ, उतने में ही बी को बेचा गया जिसपे उसे कितना लॉस हुआ? 25% का लॉस हुआ। तो दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। व्हाट आर द परचेजिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी? तो आपको ए और बी का परचेजिंग प्राइस बताना है। हम क्या मान रहे हैं? परचेजिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं क्या? ए एंड बी। ए वाली घड़ी का प्राइस है ए, बी वाली का है बी। तो एक तो हमें यहां से ये जानकारी मिल जाती है कि ए प्लस बी मतलब दोनों की कॉस्ट प्राइस जोड़ने पे 650 आएगा। एक इक्वेशन ये मिल जाती है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हम कहां से पता लगाएंगे? वो प्रॉफिट और लॉस वाली कंडीशन से। तो पहले क्लॉक ए की बात करते हैं। क्लॉक ए में क्या सीन हो रहा है? सर जो भी कॉस्ट थी उस पे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 20% का प्रॉफिट जब आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? सर ये हो जाएगा a प्लस ए बाय 5, मतलब जोड़ जाड़ के हो जाएगा 6a/5। ये कहां से आया? सर आप एलसीएम लेंगे कैंसिल करने के बाद तो ये हो जाएगा 1/5, आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6a/5। चलिए क्लॉक ए के लिए ये है आपकी सेलिंग प्राइस, तो क्लॉक ए का सेलिंग प्राइस निकाला हमने। अब जरा क्लॉक ए बी का देख लेते हैं सेलिंग प्राइस कितना होगा। सर क्लॉक बी पे तो हमें लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है? 25% का। तो जो भी क्लॉक बी का कॉस्ट प्राइस था उस पे आपने 25% घटा दिया क्योंकि आपको लॉस हो रहा है, तो कितना बचेगा आपके पास? सर हमारे पास बचेगा, यहां पे आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3/3b/4 इतना बचेगा, ठीक है। तो हमें दोनों की एसपी मिल गई, और दोनों के एसपी के बारे में हमें क्या पता है? दे हैव सेम सेलिंग प्राइस, मतलब
ए का सेलिंग प्राइस और बी का सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है, तभी तो ए का सेलिंग प्राइस और बी का सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 यहां पे जाएगा 2, है ना, ये 4 यहां जाएगा तो आपको मिलेगा 8a/5 इज इक्वल टू बी। क्या बोला मैंने? 8a/5 इज इक्वल टू बी। ये कहां से आया सर? ये 4 यहां पे मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8। ये पूरा बराबर कैसे आया? सवाल में साफ साफ लिखा है दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो जब लिखा है बराबर है तो हमने कर दिया बराबर। सॉल्व करके हमें मिला कि 8a/5 हो जाएगी बी की वैल्यू। जो इक्वेशन हमारे पास है वो कहती है कि a प्लस बी है 650 के बराबर, जिसमें a तो एज इट इज रहेगा, b की वैल्यू क्योंकि हमें a के टर्म्स में मिल गई है तो उसको हम यूज कर लेंगे। तो 8a/5 इक्वल्स टू 650। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 5a प्लस 8a/5 इक्वल्स टू 650 हो जाएगा। 13a/5 करने पे आपको मिलेगा 650। सॉल्व करने पे हमें रेडीमेड गर्मा गर्म अपनी a की वैल्यू मिल जाएगी। तो 650 इंटू 5/13, ये कहां से आया? 5 यहां डिवीजन में था, साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लीकेशन। 13 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में, साइड चेंज करेगा तो डिवीजन। 13 और 65 का पुराना रिश्ता है कितना? 13 5 65। चलिए 5 5 25, तो a की वैल्यू आएगी कितनी? 250। b की वैल्यू कितनी आएगी? तो भाई b और a में हमें कनेक्शन पता है क्या? 8a/5, तो भाई 250 इंटू 8/5। आप इसको सॉल्व करेंगे 5 5 यहां पे 25, b की वैल्यू आएगी 400। कितनी आएगी b की वैल्यू? 400। तो b और a हो गया 250 रुपए, मतलब एक जो क्लॉक थी उसका प्राइस हो गया 250 रुपए, दूसरे का हो गया 400 रुपए। हमने दोनों कैलकुलेट करके बता दिए किस तरीके से, एकदम बेसिक कैलकुलेशन, कुछ अलग नहीं। हमारे लिए सबसे बड़ा हिंट क्या था? सबसे बड़ा हिंट हमारे लिए यह था कि दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर है, लेकिन दोनों की सेलिंग प्राइस तक पहुंचने से पहले आपको दोनों की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी थी, जो कि हमने 20% प्रॉफिट और 25% लॉस को जोड़ या घटा के सॉल्व किया। फिर ए और बी में कनेक्शन निकाला, जिसे हमारे असल जो पहला स्टेटमेंट था सबसे पहला सवाल का, उसका यूज करके फिर हमने फाइनली ए और बी की वैल्यू पता लगाई, जो कि आई कितनी? 250 और 400। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कंप्यूटर जी का भी जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, मतलब हमने सही सॉल्व किया है। एक की प्राइस 250, दूसरे की प्राइस 400। सिंपल। आपसे ये नहीं पूछा है कितना प्रॉफिट कितना लॉस, केवल दोनों की परचेजिंग प्राइस पूछी है, वो हमने बता दी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल क्रमांक 4। एलेक्स कैन डू अ वर्क इन 3 days, ठीक है, एंड आदि कैन डू द सेम वर्क इन 2 days। अगर दोनों ने साथ में मिलकर काम किया तो 1500 रुपए मिलेंगे, ठीक है। दोनों ने साथ में मिलकर काम किया तो 1500 रुपए मिलेंगे। आपको बताना है एलेक्स का शेयर कितना होगा। अब देखो यहां पे जो सबसे पहले सवाल में आपको यह समझना है कि भाई एलेक्स करता है काम 3 दिन में, ठीक है, और आदि करता है काम 2 दिन में, वही काम। तो किसका काम करने की स्पीड या किसके पास ज्यादा एफिशिएंसी है, कौन बेहतर काम कर सकता है? क्लियरली यहां पे आदि बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि भैया आदि वही काम 2 दिन में कर रहा है जो एलेक्स 3 दिन में कर रहा था, ठीक है। एक चीज, इंसान यहां पे क्या गलती कर देता है कि ये 3 दिन में काम कर रहा है, ये 2 दिन में काम कर रहा है, तो इसी रेशियो में इनके प्रॉफिट शेयर हो जाएंगे 3:2, और ये हो जाएगा कितना? तो सर 3:2 करेंगे हम 150 का और अपना आंसर निकाल लेंगे। लेकिन ये गलत अप्रोच है। ये आपका सोचना कि क्योंकि 3 दिन और 2 दिन है तो इसी रेशियो में जो पैसा है वो भी बटेगा, वो गलत है। क्योंकि यहां पे आपको दिन काउंट नहीं करने, यहां पे आपको कौन कितना काम कर रहा है वो देखना है। अब अगर आप ऐसे देखें तो एलेक्स ने कितना काम किया होगा एक दिन में? 1/3। आदि ने एक दिन में कितना काम किया होगा? 1/2, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आदि कितना काम कर रहा है? आदि ज्यादा काम कर रहा है, तो उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। तो जो रेशियो आपके दिन का होता है उसका अपोजिट रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग का होता है। अपोजिट रेशियो किसका होता है? प्रॉफिट शेयरिंग का होता है। तो बेसिकली ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 2:3 हमेशा। ऐसे समझना, क्योंकि देखो पैसे दोनों को मिलने हैं,
ठीक है, बट क्योंकि इसने काम ज्यादा किया, आदि ने काम क्यों ज्यादा किया होगा, क्योंकि भाई वो ज्यादा तेज गति से काम करता है। मान लो अगर इन्होंने 2 और 3 है ना, मान लो इन्होंने 1.5 दिन में काम किया होगा, तो भाई उसमें आदि ने ज्यादा मेहनत लगाई होगी, क्योंकि वो वही काम 2 दिन में कर रहा था, तो उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी एफिशिएंसी के अपोजिट होता है। आप अगर कम एफिशिएंट हो, आप ज्यादा समय लेते हो, तो आपको कम प्रॉफिट मिलता है। आप अगर ज्यादा एफिशिएंट हो, आप कम दिन लेते हो, तो आपको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो यहां पे जो आपके एलेक्स भाई साहब उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 2/5 इंटू कितना 150। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर कितना आएगा सर, यहाँ पे 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3, 2 3 जा 6, तो 60 रुपए होगा आपका आंसर। कितना होगा आपका आंसर, 60 रुपए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सॉल्यूशन होगा। अगर सर ऐसे 3 लोग होते तो हम क्या करते, तो देखो अब क्या करते, आप इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से जैसे 1/3:1/2 इनकी एफिशिएंसी हो जाती है ना, आप इसमें से कैलकुलेट करते उनका रेशियो, ठीक है। तो यहां पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 + 3/6, मतलब टोटल हो गया 5/6। ये क्या किया आपने, एलसीएम लिया, टोटल हो गया 5/6। तो भैया इसका हो जाएगा 1/3, उसका हो जाएगा 1/2, तो आप उसको बांट करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2/5, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि 2 है इसका, टोटल था 5, तो 2/5, एलेक्स का था 3, पर क्योंकि वो ज्यादा काम नहीं कर रहा है, वो काम कम कर रहा है, इसलिए उसका 2/5, आदि का होगा 3/5, ठीक है। चलिए यहां पे आप कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर, एक बार कंप्यूटर जिसे हम श्योर कर लेते हैं हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। ऑप्शन डी B60 हमारा सही आ रहा है। तो जिस रेशियो में आपका नंबर ऑफ डेज है उसके अपोजिट रेशियो में आपका पेमेंट होगा, क्योंकि आप कम दिन ले रहे हैं तो आपको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, आप ज्यादा एफिशिएंट है तो आपको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, सिंपल सा गणित। चलिए स्क्रीन क्लियर। प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं। अ सेट ऑफ फार्मर्स कैन कंप्लीटली हार्वेस्ट अ क्रॉप इन 10 डेज, ठीक है। कुछ फार्मर्स मिलके एक क्रॉप को 10 दिन में क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। मान लेते हैं इन फार्मर्स की संख्या है x, ठीक है। तो भाई x फार्मर्स, तो नंबर ऑफ फार्मर्स कितने थे सर, नंबर ऑफ फार्मर्स थे x, तो नंबर ऑफ फार्मर्स हो जाएंगे x। नंबर ऑफ डेज कितना लग रहा है उनको सर, नंबर ऑफ डेज लगेगा उनको 10 दिन, नंबर ऑफ डेज हो जाएगा 10। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, कितना काम किया उन्होंने सर, टोटल वर्क जो उन्होंने किया वो होगा x फार्मर्स 10 दिन काम करेंगे तो 10x, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या आपको ये सिंपल फंडा समझ में आया कि x फार्मर्स ने 10 दिन काम किया, तो कुल मिला के कितना काम किया उन्होंने, 10 × x मतलब 10x, ठीक है। अब 12 फार्मर्स बीमार पड़ गए, तो न्यू कितने हो जाएंगे, न्यू नंबर ऑफ फार्मर्स, तो न्यू नंबर ऑफ फार्मर्स हो जाएगा भाई 12 फार्मर पड़ गए बीमार, कितने बचे अब सब, पहले थे x, 12 पड़ गए बीमार तो x - 12 हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इन्होंने कितना काम, कितने दिन में काम किया, देखो ये 12 फार्मर शुरू होने से पहले ही बीमार पड़ गए, ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ है, तो कितना टाइम लगा इनको, तो इनको लगा नंबर ऑफ डेज 15 हो गया। क्यों, क्योंकि भाई फार्मर्स बीमार हैं, तो अब कम लोग आ रहे हैं काम करने, अब कम लोग आएंगे तो काम ज्यादा हो जाएगा, तो दिन ज्यादा लगेंगे, तो कितने दिन लग रहे हैं, 15 दिन। काम कितना हो रहा है, टोटल वर्क कितना हो रहा है सर, कुल मिला के वर्क तो सेम ही हो रहा है, फील्ड तो हार्वेस्ट हो ही रही है, तो x - 12 × 15 नंबर ऑफ फार्मर्स इंटू नंबर ऑफ डेज, इतना काम हो रहा है। अच्छा ये भी काम की परिभाषा, ये भी काम की परिभाषा, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्या मैं बोल सकता हूं कि 10x होगा इसके बराबर, ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों ही केसेस में काम हो रहा है पूरा पूरा, बस यहां पे लोग कम दिन कम, लोग यहाँ पे लोग ज्यादा दिन कम, यहाँ पे लोग कम और दिन ज्यादा है, इतना ही फर्क है। और क्योंकि दोनों सेम ही काम की बात कर रहे हैं तो दोनों जगह पे वैल्यूज बराबर होंगी, मतलब मेरे गणित के हिसाब से 10x = हो जाएगा 15 × x - 12। क्या इसमें कोई शंका, मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, मेरे कहने का तात्पर्य एकदम सिंपल है कि क्योंकि प्रभु आपने सेम ही काम करवाया है, ठीक है, पहले आप काम करवा रहे थे तो आपने सोच के बोला कि भाई 10 इतने फार्मर होंगे 10 दिन में हो जाएगा, ठीक है। अब फार्मर्स की संख्या कम हो गई
तो दिन ज्यादा हो गए, लेकिन काम अभी पूरा हो रहा है, क्योंकि दोनों सेम काम की बात करें तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां पे आपको मिलेगा 10x इक्वल्स टू 15x माइनस 15 इंटू 12। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 15 इंटू 12 आ जाएगा इस तरफ, 15x में से 10x आप माइनस कर देंगे इस तरफ, तो 15 इंटू 12 यहां पे हो गया, 15 में से 12 गया तो 5x आ गया। x की वैल्यू कितनी सर, 15 इंटू 12 होल डिवाइड बाय 5 इज द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व किया आपने, 5 1 5, 5 3 15, 12 3 36 लोग, मतलब ऑप्शन बी। देखो यहां पे कहानी समझना, जो पहला वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अ सेट ऑफ फार्मर्स कैन कंप्लीट, अभी काम शुरू नहीं हुआ है, अभी करने वाले हैं। करने से पहले उन्होंने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बताया, अच्छा इतनी बड़ी फील्ड है भाई, 10 दिन लगेंगे, इतने फार्मर्स आ जाएंगे, ठीक है, हो गए बात। लेकिन जब काम करने का दिन आया, उसके पहले सपोज सर्दी हो गई और 12 लोग बीमार पड़ गए, ठीक है, अब 12 लोग काम पे नहीं आएंगे, तो फिर से उस आदमी ने कैलकुलेट किया, अच्छा 12 फार्मर्स नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, हमारा काम 15 दिन में होगा, पर काम तो सेम ही हो रहा है ना, तो दोनों काम आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वही हमने किया, क्योंकि ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, और सेम ही वर्क है, सेम फील्ड, उसी को हार्वेस्ट करना है, कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। और 12 फार्मर बीमार कब पड़ गए, काम शुरू करने से पहले। देखो, द रिमेनिंग नाउ कैन डू, मतलब जितने फार्मर्स बचे वो वही काम 15 दिन में कर पा रहे। तो आपको ओरिजिनल फार्मर्स बताने थे, आपने वो निकाल के बता दिया कि भाई 36 फार्मर होंगे, क्योंकि दोनों ही केस आपने बराबर लिए हैं। और दोनों केस बराबर क्योंकि वो सेम काम की बात कर रहे हैं। चलिए यहां पे हो जाएगी आपकी स्क्रीन क्लियर। ऑप्शन बी हमने मार्क किया था, एक बार कंप्यूटर जी से वेरीफाई कर लेते। उनका जवाब भी आ रहा है 36 किसान, मतलब 36 किसान थे। अगर 12 बीमार पड़ जाएंगे तो 24 बचेंगे, और 24 किसान 15 दिन में करेंगे वही काम जो 36 किसान 10 दिन में कर रहे थे। ठीक है, चलिए स्क्रीन एक बार क्लियर, और मूव करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। इफ इट टेक्स 4 आवर्स फॉर अ पाइप ए टू एम्प्टी अ 100 लीटर टैंक, एक पाइप है जो कि 4 घंटे में एक टैंक को खाली करता है। ठीक है, अब चलिए यहां पे आगे क्या बोल रहा है, इफ अनदर पाइप भी, एक दूसरा पाइप विच इज डबल द साइज ऑफ द पाइप इज एम्प्लॉयड। मतलब अब की बार आपने क्या किया, अब आपने सोचा 4 घंटे तो नहीं है मेरे पास, मुझे कम टाइम है, तो मुझे ज्यादा जल्दी पानी निकालना है ताकि मैं अपने बाकी काम कर सकूं। ठीक है, तो आपने ए की जगह पाइप बी लगा दिया। अब पाइप ए और पाइप बी में क्या डिफरेंस है, तो भाई पाइप बी जो है वो डबल साइज का है, मतलब जितना ए था उससे डबल है। तो मतलब अगर ऐसे कहें कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी, तो यदि ए एक बार में 2 ईंट लेके जाता है तो बी नामक व्यक्ति एक बार में 4 ईंट लेके जा रहा है, डबल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक। अब देखो यहां पे ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए और बी की यहां पे तुलना हो रही है। ठीक है, इसका साइज x, तो टाइम लगेगा कितने, 4 घंटे। आपने इसका साइज कर दिया डबल 2x, तो टाइम कितना हो जाएगा सर, टाइम आधा हो जाना चाहिए, क्योंकि काम तो एक ही है, काम में तो कुछ फर्क नहीं है। अगर आपने पाइप का साइज डबल कर दिया तो ऑब्वियस ही बात है टाइम कितना हो जाएगा, टाइम आधा हो जाएगा, क्योंकि साइज डबल हो जाएगा तो ज्यादा जल्दी काम होगा, ज्यादा तेज गति पे होगा। और एग्जैक्टली क्योंकि डबल है तो जितना टाइम इसको लग रहा था उससे आधा टाइम लगेगा। तो वहां पे देखो 4x था, यहां पे 2x था। आप इसको भी अगर ऐसे सॉल्व करें तो a कर रहा था 4x काम, उसमें से b अब करेगा 2x, तो टाइम कितना लगेगा, 2 लगेगा। ठीक है, 2 आवर्स। ये आपको समझ में आया जी सर। पिछले सवाल जैसा ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं, बल्कि यहां तो मेहनत भी कम है। ऑप्शन बी 2 आवर्स बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर कल को ये बोलता कि बी का साइज ए का आधा है तो आपका टाइम क्या हो जाता, डबल हो जाता, 4 का हो जाता 8 घंटे, क्योंकि तब आपने पाइप को डबल मोटा कर दिया, आधा कर दिया। ठीक है, मतलब और पतला कर दिया। तो डिपेंड करता है आपने क्या चेंज किया है साइज में। अगर आपने साइज डबल किया है तो टाइम आधा, आपने साइज आधा कर दिया तो फिर टाइम डबल होने के चांसेस हैं। चलिए ऑप्शन बी हमने मार्क किया है 2 आवर्स। इसी के साथ हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। An amount of 2430 is divided among A, B and C such that if their share be reduced by 5, 10 and 15 respectively, मतलब जो भी उनका शेयर था उसको अगर आपने 5, 10 और 15 से माइनस कर दिया तब उनका रेशियो हो गया 3:4:5। ठीक है, तो अभी उनका रेशियो क्या है सर, अभी रेशियो है कितना, 3x
4x और 5x। x हमने क्यों लगाया? बिकॉज हमें एग्जैक्ट वैल्यूज अभी नहीं पता है, तो x हमें एग्जैक्ट वैल्यूज पता लगाने में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये 3x आया किसके बाद है कि अगर उनका शेयर, इफ देयर शेयर बी रिड्यूस्ड बाय 5, 10 एंड 15, मतलब अगर आप उनके शेयर को 5, 10 और 15 से कम करेंगे तब ये आया है। ठीक है, अगर आप उनके शेयर को 5, 10 और 15 से कम करेंगे तब ये शेयर आया है। तो उनका एक्चुअल शेयर क्या था? तो एक्चुअल था भाई जो भी अभी है उसमें 5, 10 और 15 जोड़ दीजिए। सर ये कहां से आया? देखो एक मिनट समझो, यहां पे क्या कहना चाह रहा है आपसे सवाल। आपसे सवाल कहना चाह रहा है कि जो उनका रेशियो था, मतलब 2430 को जो उन्होंने बांटा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यदि हर एक के शेयर से आप 5, 10 और 15 रुपए निकाल लोगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसका रेशियो है 3:4:5। ठीक है, अभी का रेशियो नहीं है, जो आपके बांटने का रेशियो नहीं है, बांटने के बाद आपने माइनस किया उसके बाद का रेशियो है। मान लो किसी ने बोल दिया कि ठीक है, ये आप 5 रुपए दो, आप 10 रुपए दो, आप 15 रुपए दो, क्यों भैया चैरिटी में दे दो, मान लो, चलो। उसके बाद जो अमाउंट बचा उसका रेशियो है 3:4:5। आपको क्या बताना है? आपको ओरिजिनल शेयर बताना है। ठीक है, चलिए, इन सबको जोड़ने पे कुल मिला के कितने पैसे होंगे? तो सर 3x + 5, 4x + 10 और 5x + 15, इन सब को मिला के 2430 रुपए होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही तो बटे इनके बीच। अब जब आप सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा आपको? यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो 5, 4, 9, 3, 12, 12x प्लस यहां पे हो जाएगा 15 और 10 कितना हो जाएगा? सर 15 और 10 हो जाएगा यहां पे 25, 25 और 5 हो जाएगा 30। क्या बोला मैंने? 15 और 10 हो जाएगा 25, 25 और 5 हो जाएगा 30। तो 12x + 30 करने पे 2430 आ रहा है। 12x हो जाएगा आपका कितना सर? 2430 - 30, तो मतलब 2400। 12x हो जाएगा 2400 के बराबर, x हो जाएगा 2400/12, मतलब कितना सर? 200 रुपए। अगर x की वैल्यू 200 है तो भाई यहां पे क्या होगा सर? ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 5 2 10, 10,000, सॉरी 1,000। ठीक है, फिलहाल इतने रुपए बटे 1000, 800 और 600। ठीक है, अब आपका एक्चुअल शेयर कितना था? सर इसमें से 10 रुपए आपने ले लिए थे तो +10 आपको करना पड़ेगा, तो आपका जवाब आएगा 810। क्या किया आपने? सिंपल बेसिक कैलकुलेशन। क्या कहती है आपकी कहानी? कहानी कहती है कि भाई 2430 रुपए बांटे गए थे। ठीक है, बांटने के बाद उन्होंने देखा होगा कुछ राउंड फिगर नहीं बन रहा है, जैसे यहां पे आपका उत्तर आता 609, 810 और 1015, तो उन्होंने किया भाई 605, 810 और 1015, कुछ इस तरीके से था। अब किसी ने बोला कि इनको राउंड फिगर कर दो। ठीक है, तो इनसे 5, इनसे 10 और इनसे 15 रुपए ले लिए गए, और जैसे ये किया गया इन्होंने ऑब्जर्व किया कि भैया अब जो इनकी इनकम है 600, 800, 1000, वो किस रेशियो में है? 3:4:5 के रेशियो में। तो हमने वहीं से कहानी शुरू की कि सबसे पहले 3:4:5 था, उसके बाद इनके 5 रुपए, इनके 10 रुपए, इनके 15 रुपए जो ले लिए गए थे वो वापस दे दिए गए, और वापस देने के बाद सबकी इनकम जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 2430, क्योंकि इतने ही पैसे बांटे गए थे। ठीक है, तो आपने कैलकुलेट करके ये पता लगाया कि कितने पैसे उनको मिले और कितने पैसे उनसे लिए गए थे, तो जोड़ घटा के आपको आपका फाइनल उत्तर मिल गया होगा। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। रिमाइंडर का मतलब क्या? बची हुई, तो भाई यहाँ पे ये बची हुई इनकम ही तो है जिसमें आपने जो हिस्सा निकाला वो हिस्सा ऐड कर दिया, 5, 10, 15 और आपका आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे होगी स्क्रीन क्लियर। ऑप्शन डी सही था। हम एक बार कंप्यूटर जी से वेरीफाई कर लेते हैं। 810 रुपए हमारा जवाब ठीक आ रहा है। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर, जो कि हम पहले ही कर चुके, और मूव करेंगे सवाल 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 क्या बोल रहा है आपसे? अ मैन्स बेसिक पे फॉर 40 आवर्स अ वीक इज 2000 रुपए, मतलब एक हफ्ते में 40 घंटे काम करने के उन्हें कितने मिलते हैं? 2000 रुपए। ठीक है, तो भाई 40 आवर्स के कितने? 2000। तो एक आवर के कितने मिलेंगे बताओगे क्या सर? एक आवर के होंगे 2000 डिवाइड बाय 40, मतलब 50 रुपए। चलिए ठीक है, ये हमें पहली लाइन से इतनी कहानी समझ में आई।
आगे पढ़ते, ओवर टाइम इज पेड फॉर एट 25% अबव द बेसिक रेट। अब अगर इंसान कोई ज्यादा काम कर रहा है तो भाई ज्यादा काम करने के उसके ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो ओवर टाइम पे उसको कितना मिलता है 25% अबव द बेस रेट। तो जो भी उनका बेस रेट है या तो 2000 ले लो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे 40 घंटे का है, यहाँ पे आपको 1 घंटे का मिल रहा है, क्योंकि भाई ओवर टाइम घंटे के हिसाब से होगा कि भाई मेरा 40 घंटे का काम था, उसके अलावा मैंने 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे एक्स्ट्रा टाइम किया, तो मैं यहाँ पे एक ओवर टाइम का निकाल रहा हूं कितना होगा। तो भाई ओवर टाइम पे आपको कितना पे किया जाएगा, ओवर टाइम पे आपको पे किया जाएगा जो भी आपका बेसिक था, मतलब जो बनते हैं 50 रुपए वो प्लस 25%। जब आप 50 का 25% निकालेंगे आपका जवाब आएगा 12.5, ठीक है। तो 50 और 12.5 जोड़ने पे आएगा 62.5 रुपीज, ठीक है। तो 1 घंटे का वैसे मिलता है 50, पर जब आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो आपको 62.5 मिल रहा है, ठीक है ना। अब जो यहाँ पे व्यक्ति है उसने क्या किया, उसने ओवर टाइम काम किया है, ठीक है, और उसके वेजेस कितने हो गए 2500 रुपए हो गए। चलिए, तो उसके फाइनल वेजेस कितने हो गए, तो वेजेस हो गए 2500। अच्छा, ये 2500 में से 2000 तो उसके नॉर्मली उसको कमाने ही थे, जो कि उसको 40 घंटे काम करने के मिल रहे थे। तो भाई ये 2000 हो गए कौन से वाले, ये 2000 हो गए नॉर्मल वाले, ठीक है, जो उसको वैसे ही मिलने थे। तो ओवर टाइम के कितने बचे सर, अब 2500 में से 2000 अगर रेगुलर है तो ये हो जाएंगे ओवर टाइम के। तो भाई उसको 500 रुपए मिले ओवर टाइम करने के, ठीक है। 500 रुपए कितने घंटे के ये नहीं पता, ये हमें पता करना है, भाई सवाल पूछ रहा है वर्कड फॉर टोटल ऑफ, तो उसने टोटल कितना काम किया। देखो ये जो 2000 मिलने थे ये तो 40 घंटे के मिलने थे, ये तो फिक्स है। बचे हुए ये एक्स आवर्स के उसे कितने मिले 500 रुपए मिले। अब कहानी क्या कहती है, कहानी कहती है कि यदि आपने 1 घंटे ओवर टाइम किया या आपने एक्स घंटे ओवर टाइम किया, हर घंटे के आपको मिलेंगे 62 रुपीस। कितने 62.5। ये कहां से आया, 50 रुपए तो वैसे ही मिल रहे थे, 25% ओवर टाइम का और जोड़ दिया आपने तो 62.5 मिलेंगे, ठीक है। तो हर घंटे के मिलते हैं 62.5, आपने कुल मिला के कमाया 500 रुपए, तो हम एक्स की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो 500 डिवाइड बाय 62.5 कितने पैसे मिले, 1 घंटे के कितने मिलते हैं, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको आसानी से आपका जवाब मिलेगा कि एक्स की वैल्यू है 8। मतलब इन भाई साहब ने क्या किया है, 40 घंटे इन्होंने अपना रेगुलर काम किया है, प्लस 8 घंटे इन्होंने ओवर टाइम किया है, जिसके इनको कितने मिले 500 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं। वैसे 2000 मिलते थे, लेकिन क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक्स्ट्रा काम किया है, तो इनको 500 रुपए ऊपर से दिए जा रहे हैं। किस हिसाब से भाई, 62.5 के हिसाब से 8 घंटे काम किया तो 500 रुपए एक्स्ट्रा। 40 घंटे वैसे ही करना था, 8 घंटे और किया, जोड़ जाड़ के कितना हो जाएगा सर, 48 घंटे काम किया है व्यक्ति ने एक हफ्ते में, जिसमें 40 घंटे उसको नॉर्मली करना ही था और 25% उनको एक्स्ट्रा दिया गया। टोटल हो गया 40 और 8 48। ऑप्शन सी हमारा भी सही है, कंप्यूटर जी का भी वही जवाब आ रहा है, मतलब हमने इस सवाल को सही सॉल्व किया है। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे हमारे अगले पार्ट की तरफ, जो कि है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट आवर वेबसाइट, जो कि हमने मैनर बेंच ने बनाई है। और ये क्यों बनाई है, क्योंकि हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, मतलब हजारों में वीडियोस हैं, और इन सारे वीडियोस में अगर आपके काम के वीडियोस कहीं गुम जाते हैं तो वो हमें बहुत बड़ा दुख होता है कि आप सारी चीजें नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया है, हमने आपके लिए एक वेबसाइट डिजाइन कर दी, जहां पे आपको देखो लाइव इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि अभी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। इसके अलावा आपको अलग अलग क्लासेस के, अलग अलग टॉपिक के, अलग अलग एग्जाम के टैब्स मिल जाते हैं। आपको जो पढ़ना है, जब पढ़ना है, जैसे पढ़ना है पढ़ सकते हैं। आपके कोई भी वीडियोस कहीं भी नहीं गुमेंगे। फॉर एग्जांपल आप एनटीएससी पढ़ना चाहते हैं, आपको मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो पढ़ना है आपको सब एक जगह पे मिल जाएगा। आप केवल वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। कुछ इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक में आपको 15-15, 20-20, 22-22 लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप मैक्सिमम चीजें समझें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें और अच्छे से आगे बढ़ें आपके सारे एग्जाम्स में। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे नंबर सिस्टम में 22 लेक्चर है। आई थिंक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो ये एपी वाला है, सॉरी बेसिक ऑपरेशन अर्थमेटिक वाला है, इसमें करीबन हमारे 20-25 वीडियोस है। तो ये सारे आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं, कुछ भी आपका घूमता नहीं है, आप सारे वीडियो से सिंक में रहते हैं। कुछ इस तरीके जैसे आपको नॉर्मली आपको आप यूट्यूब पे देखते हैं, ठीक वैसे ही आपको वीडियो दिखते हैं। बल्कि यहाँ तो एक एडवांटेज है कि ना कोई एडवर्टाइजमेंट है, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई सजेशन, केवल और केवल पूरा ध्यान किस पे रहेगा, आपका पढ़ाई पे रहेगा।
आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप तो बहुत मासूम है, डिस्ट्रैक्ट कोई करने आता है आप हो जाते हैं, गलती आपकी नहीं होती है अक्सर। चलिए, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। इस सेशन में हमने क्या देखा, तो भाई एनटीएससी की जो हमारी परीक्षा है उसका जो सैट का पेपर आता है स्टेज 1 में, उसका हम मैथ्स पार्ट देख रहे थे और हम प्रैक्टिस कर रहे थे डीपीक्यू शीट 8। आपने ये सारे सवाल सॉल्व कर लिए होंगे ऐसी मेरी आशा है। कृपया इनको एक बार दोबारा सॉल्व कर ले यदि आपको कोई डाउट है तो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपका भी ज्ञान बढ़े और आप दूसरों को भी हेल्प कर सके। बाकी तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, एनटीएससी की तैयारी बहुत जोरों शोरों से करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट, डू वेल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।